आपका फिजिक्स के लेक्चर नंबर सेकंड में जो हमारा चैप्टर चला था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका आज लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर सेकंड में हम 4-5 टॉपिक कवर करेंगे। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट भी मैंने अपलोड किया, आज लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर थर्ड तक आते आते चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर थर्ड में चैप्टर पूरा हमारा एंड हो जाएगा। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जानेंगे पैरेलक्स मेथड का क्या होता है। पैरेलक्स मेथड हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पैरेलक्स मेथड से पहले जितने टॉपिक थे वो सबको कवर किया था। क्या था हमारा? एसआई यूनिट्स, फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ एसआई यूनिट्स, ये सब था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैरेलक्स मेथड से। पहले ये टॉपिक हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे लार्ज या फिर स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ यानी कुछ यूनिट्स ऑफ लेंथ दिया आपके टेक्स्ट बुक में जो कि लार्ज और स्मॉल के लिए डिफाइन होता है। फिर तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जो ये टॉपिक है अपना डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार मार्क करता हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर जितना पीछे चैप्टर नंबर फर्स्ट के पीछे जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिया है वो डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस पे बेस है, और एरर्स पे। एरर्स हमारा लेक्चर नंबर थर्ड में आएगा। फिर चौथा टॉपिक हम देखेंगे ये डायमेंशन का यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फिर पांचवा टॉपिक रहेगा अपना एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो पांचवा टॉपिक बाद हमारा लेक्चर ये एंड हो जाएगा। यानी आज हम इस लेक्चर में 5 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला रहेगा हमारा पैरेलक्स मेथड, दूसरा लार्ज और स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ, तीसरा डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस, चौथा रहेगा हमारा यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, पांचवा जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का वो रहेगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखाऊंगा ये व्हाइट बोर्ड पे, वो आप लिखते चलें, यानी आप नोट्स बनाते चलें, तभी आपको इस लेक्चर का फायदा होगा। नहीं तो आप इसे देखोगे फिर भूल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे पैरेलक्स मेथड क्या है। टेक्स्ट बुक में आपको 2 पेज में दिया है पूरा पैरेलक्स मेथड, वो समझेंगे बड़ी आसानी से। पैरेलक्स मेथड क्या होता है? जैसे कि ये जो यूज़ होता है फाइंड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं उसको कैलकुलेट या फिर निकालने के लिए हम पैरेलक्स मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्लेनेट और यहाँ पे एक अर्थ, अब प्लेनेट और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा या फिर कितना दोनों में लेंथ होगा, उसको निकालने के हम पैरेलक्स मेथड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ समझो, जैसे यहाँ हो गया अपना अर्थ के ऊपर मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट को एज्यूम किया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब यहाँ मान लो कोई प्लेनेट है, यहाँ कोई प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट हो, मून हो या फिर कुछ भी हो, कोई प्लेनेट है, और ये अपना अर्थ के बीच में क्या मैंने 2 पॉइंट एज्यूम किया है, ए और बी। ए और बी क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ऑन दी अर्थ। ये क्या है? अपना अर्थ। नीचे लिखता हूँ। अब ए और बी दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बी, एज्यूम करते हैं बी। और यहाँ ये ए से लेके प्लेनेट के डिस्टेंस को हम देखते हैं। ये डिस्टेंस को ए से लेके प्लेनेट तक या फिर बी से लेके प्लेनेट तक दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। उसको एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल डी। इसको कैपिटल डी हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या एज्यूम किया? अपना बी क्या है? बेसिस। इसको हम बेसिस बोलते हैं, या फिर इसको बोल दो आप डायमीटर। या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं ए बी है हमारा डायमीटर, जिसको हम बोलते हैं 2r। आर क्या होता है? अपना रेडियस ऑफ दी, ये अर्थ की भाषा रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो अपना ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर है वो क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा? 12800 किलोमीटर। ए बी क्या था? अपना बेसिस था, तो बी क्या आ गया? अपना 12800 किलोमीटर। ये अपना बी निकल के आ गया। देखिए हमें बी का भी काम आएगा, लेकिन हमें कुछ और यहाँ डिफाइन करना है। देखो 1 मिनट। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये डायग्राम में आपको ये एक लेंथ दिख रहा होगा, यहाँ भी एक लेंथ है। ये आपको एक स्लाइस नहीं दिख रहा है क्या? या फिर एक ऐसे समझो कि एक सर्कल है, सर्कल के बीच में मान लो ये एक रेडियस हुआ, एक रेडियस हुआ, और जो इस शेप का है ये और ये शेप क्या दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये लेंथ होता है इसको क्या बोलते हैं हम? आर्क लेंथ। ये अपना रेडियस है, रेडियस, उसके बीच में कुछ एंगल बनता है, उसको बोलते हैं थीटा। तो जो आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ, वो सबको पता है क्या होता है? आर थीटा। आर्क लेंथ क्या होता है? आर थीटा। तो यहाँ पे भी देखो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये क्या है? अपना रेडियस, और ये क्या हो जाएगा? अपना आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ को मैंने क्या एज्यूम किया? बी। तो बी इज इक्वल टू आर रेडियस को क्या एज्यूम किया? कैपिटल डी। बी इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू थीटा।
आपने निकालना क्या था, हमें ये प्लैनेट और ए के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तभी तो प्लैनेट और अर्थ के बीच का हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। पैरेलैक्स मेथड हम इसी के लिए यूज़ करते हैं कि कोई बड़ा सा डिस्टेंस हमें मिल जाए। तो हमें कैपिटल डी निकालना है, कैपिटल डी यहाँ से आ जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा अपना बी डिवाइड बाई थीटा। कैपिटल डी क्या हो गया अपना बी डिवाइड बाई थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसी फॉर्मूले से हम बड़े बड़े डिस्टेंसेस हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख के कुछ बताता हूँ। अपना फॉर्मूला क्या आया, कैपिटल डी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आया, बी डिवाइड बाई थीटा। ध्यान रखना है यहाँ थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन, यानी रेडियन मतलब π/2 π/3 इस फॉर्म में होना चाहिए रेडियन, तभी हमारा क्या डिस्टेंस निकल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे ही जैसे डिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलैक्स मेथड काम आता है, सेम किसी भी प्लैनेट का साइज़ निकालना है उसके लिए भी हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सेम इसका अपोजिट है, तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो। तो आप देखते हैं कि किसी प्लैनेट का साइज कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। तो हमारा टॉपिक क्या है, साइज ऑफ द प्लैनेट। साइज ऑफ द प्लैनेट यानी किसी प्लैनेट का साइज कैसे निकालेंगे यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। यहाँ भी डायग्राम बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक प्लैनेट है, प्लैनेट, और यहाँ अपना अर्थ है, ठीक है। अब क्या हम एज्यूम करेंगे कि जो प्लैनेट के ऊपर ए और बी पॉइंट प्रेजेंट है, इसके पहले हमने क्या किया था, अर्थ के ऊपर ए और बी एज्यूम किया था। अब इसका हर चीज़ उल्टा करना है। प्लैनेट के ऊपर क्या है, ए और बी पॉइंट प्रेजेंट है। अब ए पॉइंट से हमें डिस्टेंस खींचना है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैं एज्यूम किया ओ, तो यहाँ का लेंथ इतना हो जाएगा, इसका लेंथ भी कुछ, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, और इसको हम जॉइंट करेंगे। इसको एज्यूम कर लेंगे हम कैपिटल डी, डी मतलब डायमीटर, और इसको एज्यूम कर लेंगे स्मॉल डी। दोनों के बीच के एंगल को हम क्या एज्यूम किए थे पिछली बार, थीटा। यहाँ भी हम एज्यूम करेंगे ये अपना थीटा। तो क्या क्या हमने एज्यूम किया, ए बी क्या है, डायमीटर, डायमीटर जिसको हमने एज्यूम किया कैपिटल डी। फिर ए ओ क्या है, लेंथ या फिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस, उसको एज्यूम किया मैंने स्मॉल डी। फिर जो एंगल है उसको हमने थीटा एज्यूम किया, वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ भी ऐसे ही हम लिखेंगे। आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ। अब इस कंडीशन में आर्क लेंथ ये होगा डी, कैपिटल डी होगा, इज इक्वल टू रेडियस क्या होगा, रेडियस हम एज्यूम करेंगे स्मॉल डी, डी और थीटा का थीटा हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू थीटा। तो ये क्या अपना डायमीटर है। डायमीटर क्या है, ये किसी प्लैनेट का साइज़ है। तो किसी प्लैनेट का साइज़ क्या होता है, डी इज इक्वल टू डी थीटा। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। यहाँ से डिराइव होता है हमारा साइज ऑफ द प्लैनेट का फॉर्मूला, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा ये पहले डायग्राम बनाओ, इसके बाद ये लिखो। उस इसके पहले वाले टॉपिक के जस्ट इसके नीचे ही आप ये लिखना। तो अब इसके बाद का टॉपिक था हमारा लार्ज एंड स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। पहले ये लिख लो, फिर इसके बाद वो देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ। दूसरा टॉपिक चल रहा है हमारा लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ के कुछ बड़े बड़े यूनिट्स दिए आपको। एक टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे आपको डी यू नो में एक बॉक्स में दिया है लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो उसमें आपको पहला दिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हम डिराइव करते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, लेकिन हम डिराइव करते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। तो देखो वी नो हम क्या जानते हैं, सनलाइट टेक्स 500 सेकेंड टू रीच ऑन दी अर्थ पर आने पे सनलाइट कितना 500 सेकेंड लेता है। सुना होगा ना कि 8 मिनट लगता है सनलाइट आने 8 मिनट लगता है सनलाइट आने में अर्थ पे। तो इसका मतलब 8 मिनट यानी 8 यानी 48 यानी 480 सेकेंड हो रहा है। हमें अप्रोक्स में ले लिए 500 सेकेंड लगता है, मान लिया ऐसा। फिर क्या अपना डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। हम यहाँ सनलाइट है, लाइट की बात चल रहा है, तो लाइट का स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है 500। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 15 1500 इंटू 10⁸। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया। डिस्टेंस क्या आया अपना 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और जो ये डिस्टेंस निकल के आया है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर।
हमने डिराइव कर लिया कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। तो आपको याद रखना है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। फिर दूसरा दिया है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है देखते हैं। दूसरा चल रहा है हमारा, दूसरा है हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर ये भी क्या है, लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ है लाइट ईयर। ये क्या होता है, लाइट ईयर क्या होगा अपना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, यानी एक साल में जो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उसी को हम बोलेंगे लाइट ईयर। ये भी लार्ज यूनिट से लाइट ईयर कैसे निकलेगा, अब इसका भी हम इसको डिराइव करते हैं। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। टाइम कितना होगा, सेकेंड में हम टाइम यूज़ करेंगे। तो 365 365 दिन होते हैं एक साल में, इंटू 24 घंटे इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 घंटे 60 सेकेंड्स, ये आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी 9.46 इंटू 10 की पावर 50 मीटर। ये अपना क्या निकल के आया, डिस्टेंस मतलब 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना आ गया हमारा, 9.46 इंटू 10 की पावर 50 मीटर। ये भी हमने डिराइव कर लिया। डेरिवेशन के साथ याद रखोगे तो ज़्यादा काम आएगा, तो ये भी आप लिख लेना। ये तीसरा हमारा दिया है 1 पार्सेक। 1 पार्सेक, पार्सेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड ये भी बड़ा सा यूनिट है, लार्ज यूनिट है। इसका वैल्यू डायरेक्ट अब याद रखो आप, 3.08 इंटू 10 की पावर 60 मीटर। ये क्या होता है हमारा 1 पार्सेक, ये आपको याद रखना है। तो ये भी आप पूरा एक ही साथ लिख लेना। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, इसका नाम है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप टॉपिक है हमारा डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन द फॉर्मूला of any physical quantity। पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होगा उसको ही बोलते हैं डायमेंशन। मतलब जैसे फिजिकल क्वांटिटी को जैसे मान लिया वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये क्या अपना एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, टाइम यानी टी। इसको टी को ऊपर लाइन क्या हो जाएगा, LT -1। तो जो ये -1 है वही हमारा क्या है, डायमेंशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। यानी जो पावर होगा किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या, टाइम होता है, लेंथ भी होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी तो इसका जो पावर होगा यहाँ पे -1 है तो वो क्या है, एक डायमेंशन है। यहाँ 1 है, इसको लिखे नहीं तो ये भी क्या है हमारा डायमेंशन है। तो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सब का क्या रिप्रेजेंट हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वो देखते हैं। अगर मास हुआ तो क्या करेंगे, मास हुआ तो कैपिटल M, जो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ये क्या अपना स्क्वायर ब्रैकेट, यानी जब हमें डायमेंशन दिखाना होता है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। M है, M के ऊपर पावर 1 है, 1 ये 1 क्या है हमारा डायमेंशन। मास के लिए कैपिटल M मास। फिर क्या आता है हमारा लेंथ या फिर डिस्टेंस, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल L, मास लेंथ। फिर क्या आएगा हमारा टाइम के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल T, लेंथ टाइम। टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल K, टेम्परेचर हम यहाँ यूज़ करेंगे K। फिर आएगा हमारा करंट के यूज़ करेंगे हम कैपिटल A, मोल के लिए हम यूज़ करेंगे मोल। फिर कैंडेला के लिए यूज़ करेंगे CD। तो ये मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सब का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए K, करंट के लिए A। और ये सब आप नोट्स में आगे ये सब लिखना। और याद रखना कि जो डायमेंशन होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट है। जो डायमेंशन होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो अब इसके बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट बुक में आपको एक टेबल दिया है, उसमें बहुत सारा आपको डायमेंशन लिखा हुआ दिया है। तो उसमें पहले क्या है, एरिया मतलब लेंथ का क्या लिखेंगे हम L स्क्वायर। अब वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा L स्क्वायर। यहाँ पे आप भूलना मत कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। वॉल्यूम का हो जाएगा L क्यूब, एरिया वॉल्यूम। अब
जैसे कोई लेंथ ले लिया, लेंथ या फिर डिस्टेंस, इसका हो जाएगा सिंपल एल। फिर स्पीड, स्पीड या फिर वेलोसिटी, उसका हो जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, उसका हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। फोर्स क्या होता है एम ए, तो इसका हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। फोर्स क्या होता है एम ए क्या है यहाँ पे एल टी माइनस वन, वहाँ पे एम एक्स्ट्रा आया तो एम कैसे मल्टीप्लाई होगा, एम ए होता है तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। फिर प्रेशर, प्रेशर का आपने को दिया है, प्रेशर क्या होता है फोर्स बाई एरिया, इसको हम डिराइव करते हैं। फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे फोर्स एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया, एरिया एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो जाएगा प्रेशर का। फिर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है पी इज इक्वल टू एम वी, मास और वेलोसिटी, मास का हो जाएगा कैपिटल एम, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा मोमेंटम। एक दिया आपको इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स को आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इम्पल्स निकल के आ जाएगा। फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम का टी, क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा इम्पल्स का डायमेंशन। वैसे वर्क और एनर्जी का भी आप निकाल सकते हो, आपको यहाँ टेबल में दिया था इसलिए मैंने आप लिखा, तो आप ये भी नोट्स में आप लिखना। फिर डायमेंशन में एक स्पेशल केस आता है, एक होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। डायमेंशन किसी चीज़ का होता है, किसी चीज़ का नहीं होता है। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का भी यहाँ पे एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ मैं लिखता हूँ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, नहीं वो डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन खास बात है कि डायमेंशन लेस होते हुए भी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास यूनिट होता है, यानी किसी के पास अगर यूनिट नहीं हुआ तो उसके पास जरूरी नहीं कि डायमेंशन होगा या फिर नहीं होगा। जैसे प्लेन एंगल क्या होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा क्या होता है एल बाई आर, एल क्या है लेंथ, आर वी क्या है अपना लेंथ, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आया वन, यानी वन आया, यानी इसके बाद कोई डायमेंशन नहीं है। यानी प्लेन एंगल हैव नो डायमेंशन, नो डायमेंशन बट हैव यूनिट। यूनिट क्या होता है प्लेन एंगल का रेडियन, रेडियन होता है। सेम ऐसे ही सॉलिड एंगल के पास भी क्या होता है डायमेंशन नहीं होता, लेकिन इसका यूनिट होता है। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है एस टी रेडियन, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है एस टी रेडियन। सॉलिड एंगल क्या होता है जो किसी 3D फिगर में जो एंगल बनता है, जैसे आइसक्रीम के कोन में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। फिर आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे दिया यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यहाँ आपको 3 यूजेस दिया डायमेंशन एनालिसिस का, फटाक से वो देखते हैं। आपको दिया चौथा यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। पहला यूज क्या दिया आपको कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, मतलब पहला क्या है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी कोई एक फिजिकल इक्वेशन आपने को दिया है उसका करेक्टनेस चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको न्यूटन्स का पहला इक्वेशन दिया है क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे एल एच एस क्या है एल एच एस अपना v का डायमेंशन मैंने लिखवाया था क्या होता है एल टी माइनस वन, ये हुआ v का डायमेंशन। आपको आर एच एस दिया है, आर एच एस क्या है u प्लस ए टी। यू भी क्या होता है एक इनिशियल वेलोसिटी होता है यानी वेलोसिटी, और ए इंटू टी एक्सेलरेशन इंटू टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू इंटू टाइम का हो जाएगा टी, तो ये क्या अपना निकल के आएगा एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। तो ये हमारा हुआ एल एच एस एल टी माइनस वन, और आर एच एस का एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, तो इसको हम सिंगल भी लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। तो हमारा जो आर एच एस और एल एच एस क्या है दोनों इक्वल आ रहा है, आर एच एस और इज इक्वल टू एल एच एस। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कोई फिजिकल इक्वेशन, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कैसे इक्वल हुआ, हम एल एच एस उठाए फिर आर एच एस उठाए, दोनों को देखिए दोनों का डायमेंशन क्या है, दोनों का डायमेंशन अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये जो फिजिकल इक्वेशन है वो भी क्या आपस में इक्वल है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। दूसरा यूज क्या दिया है टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। ये जो टॉपिक दिया आज के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बन के आते हैं, ये ध्यान से देखना क्या है अपना टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ दिया है, फिजिकल क्वांटिटीज़ उसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो भी हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी, तो आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो, यहाँ से बहुत आसानी से फॉर्मूला निकल जाएगा। टाइम
टाइम का हम लिखें टी, डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट आएगा। अब जो कांस्टेंट का डायमेंशन है वो क्या होता है, नहीं होता है, वो कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस होता है। कांस्टेंट हो गया फिर एल इंटू जी, ठीक है। टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम 0 एल 0 टी 1, ये हो गया टाइम का डायमेंशन। के का डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है। एल लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, पहले हम इसका पावर एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम पावर को मान लेते हैं ए और यहाँ पावर मान लेते हैं बी। तो एल का डायमेंशन क्या होगा, एम 0 एल 1 टी 0, और यहाँ ए क्या है, होल में पावर है, इंटू जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एम 0 एल 1 टी -2, पावर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे देखो ये ए है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा 0, एल हो जाएगा ए, फिर टी ये भी हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे एम हो जाएगा 0, एल हो जाएगा बी, टी हो जाएगा -2b। फिर आगे यहाँ पे क्या हमारा एम 0 एल 0 टी -1, यहाँ मास 0 ये भी 0 है तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ये भी हटाते हैं और ये भी। अब यहाँ क्या बचा, एल ए टी 0, यहाँ टाइम भी 0, इसको भी नेगलेक्ट करते हैं। तो क्या बचा हमारा, एल ए इंटू एल बी टी -2b, यहाँ हो गया एल इंटू एल, एल हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, डॉट टी -2b। अब यहाँ एम 0 यहाँ एल टी है, एम का काम नहीं, इसको भी हटाओ, बचा एल 0 टी -1। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी क्या हो जाएगा 0, फिर -2b क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे टी क्या है +1, तो -2b क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ b क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 -½ अब -½ को यहाँ पुट करेंगे तो a -½ इज इक्वल 0, a इज इक्वल टू हाफ, a निकल के आ गया और b भी निकल के आ गया। तो एज्यूम क्या किए थे हम, तो t आ जाए के एल, एल के ऊपर पावर क्या आ जाए, a था, a क्या है हाफ, फिर इंटू क्या g था, b क्या है -½ किसी के ऊपर पावर हाफ होता है नहीं, रूट होता है, तो t इज इक्वल टू के √L डिवाइड बाई जी, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। यानी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है तो हम डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक दिया है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। 2 मिनट का और वीडियो बचा, ध्यान से देखना। अब टॉपिक हमारा 5वां है, क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है अपना, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस between the measurement and its true value मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू के सबसे करीब वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, एक्यूरेसी। एग्जांपल से समझो, एग्जांपल जैसे यहाँ पे ट्रू वैल्यू मैंने एज्यूम किया, कोई लेंथ नापा गया, उसका ट्रू वैल्यू क्या है 4.81 सेंटीमीटर है, मान लो ट्रू वैल्यू है। फिर इसके बाद हमने 4-5 मेजर वैल्यू को नापा, मेजर्ड वैल्यू 4-5 है अपना, ऐसे हो गया 4.83 4.69 4.72 4.75। तो अब इसमें से आपको पूछा जाए कि कौन सा जो नंबर है वो मोस्ट एक्यूरेट है, यानी जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, एक्यूरेसी इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन दी मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू की जो सबसे पास वाली वैल्यू होगी वही क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट होगा। तो 4.81 की सबसे पास वाला वैल्यू क्या है चारों में से, 4.83, तो ये क्या होगा, हमारा मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगा, ये होगा हमारा मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो ये हुआ पूरा एक्यूरेसी की कहानी। अब देखेंगे प्रिसीजन क्या होता है, ये आपको ये भी नोट्स में आपको लिखना है। अब प्रिसीजन क्या होता है, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, क्लोजनेस टू मेजरमेंट टू ईच अदर, यानी जो मेजरमेंट दिया आपको, जो मेजरमेंट है वो आपस में कितना करीब है वो हमें बताएगा प्रिसीजन। एग्जांपल जैसे मैंने माना ट्रू वैल्यू माना 4.81 सेंटीमीटर। यहाँ हम एज्यूम करते दो इंस्ट्रूमेंट 1 एंड इंस्ट्रूमेंट सेकेंड। अब इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ने रीडिंग दिया 4.90 4.81 4.73,
और इंस्ट्रूमेंट सेकेंड ने अपना मेजरमेंट दिया 6.01, 6.02, 6.03। तो अब ये ट्रू वैल्यू और दो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सा इस पे मोस्ट प्रिसाइज है, तो आप डेफिनेशन से क्या समझोगे, क्लोजनेस टू मेजरमेंट टू ईच अदर, यानी जो मेजरमेंट है वो आपस में कितना करीब है। तो इंस्ट्रूमेंट सेकेंड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा मोस्ट प्रिसाइज, बिकॉज क्योंकि देखो 6.01, 6.02 और 6.03 ये तीनों में आपस में गैप क्या है, बहुत कम है। आपस में गैप क्या बहुत कम है, और यहाँ पे गैप क्या बहुत ज़्यादा है, यानी जहाँ गैप कम होगा आपस में जो इतना करीब होगा वो हो जाएगा मोस्ट प्रिसाइज। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने 5 टॉपिक को कवर किया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एरर एनालिसिस। अगले लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू।